नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे हम सामाजिक विज्ञान का टेस्ट लेंगे और इस वीडियो में आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, एक भी प्रश्न स्किप नहीं कीजिएगा इस वीडियो का। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा कि 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दिए। ठीक है, अपनी तैयारी को आप जांचिए। तो चलिए फिर हम आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ इंग्लैंड, बी में लिखा है फ्रांसीसी, और सी में लिखा है पुर्तगाली, और डी में लिखा है डच। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ठीक है, ऑप्शन में सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सैन्य सेवा, और बी में लिखा हुआ है वित्त सेवा, और सी में लिखा हुआ है रेल सेवा, और डी में लिखा हुआ है मॉल सेवा। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। गैर सरकारी मतलब हुआ कि जो सरकारी नहीं हो, यानी कि प्राइवेट हो। ठीक है, तो देखिए सैन्य सेवा मतलब हुआ सैनिक सेवा। ठीक है, और सैनिक सेवा जो है सरकारी सेवा है। ठीक, और वित्त सेवा मतलब हुआ यानी कि जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, यानी कि वित्त सेवा भी जो हमारा है वो सरकारी सेवा है। ठीक है, और देखिए रेल सेवा तो आप जान ही रहे हैं कि सरकारी सेवा है, मगर मॉल सेवा है जो दोस्तों ये सरकारी सेवा नहीं है, गैर सरकारी है। कहने का मतलब ये प्राइवेट सेवा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कि कौन सी सेवा गैर सरकारी यानी कि कौन सी सेवा प्राइवेट सेवा है, तो मॉल सेवा जो है प्राइवेट सेवा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी में लिखा है सुभाष चंद्र बोस, सी में लिखा है महात्मा गांधी, और डी में लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने लिखे थे। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ आंध्र प्रदेश, बी में लिखा हुआ केरल, सी में लिखा हुआ गुजरात, और डी में लिखा हुआ छत्तीसगढ़। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो केरल में की जाती है। ठीक है, रबर की खेती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तुर्की, बी में लिखा हुआ है इटली, सी में लिखा हुआ इंग्लैंड, और डी में लिखा हुआ फ्रांस। तो दोस्तों आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन ए में लिखा है मुंबई, बी में लिखा है कोलकाता, और सी में लिखा है चेन्नई, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है काली मिट्टी, और बी में लिखा हुआ है जलोढ़ मिट्टी, और देखिए सी में लिखा है पर्वतीय मिट्टी, और डी में लिखा है बलुई मिट्टी। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है जमीन, और बी में लिखा है मुद्रा, और सी में लिखा है खेतों के कागज, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है मालगुजारी का रसीद। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, तो मुद्रा जो है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, राजनीतिक दलों की नींव
सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारत में, बी में लिखा है फ्रांस में, और सी में लिखा है ब्रिटेन में, और डी में लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर है। इससे पूछा गया है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं। देखिए मत्स्य पालन मतलब है दोस्तों मछली पालन। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा है प्राथमिक क्षेत्र, बी में लिखा है द्वितीयक क्षेत्र, और सी में लिखा है तृतीयक क्षेत्र, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस प्रश्न में बताना है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन मतलब क्या, मछली पालन। ठीक है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन ये कृषि में आता है, और जो कृषि होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। ऑप्शन ए में लिखा है गेहूं, बी में लिखा है तिलहन, सी में लिखा है जौ, और डी में लिखा है धान। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। तो धान जो ये खरीफ की फसल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए गेहूँ जो है ये हमारा रबी फसल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और देखिए तिलहन कहने का मतलब जैसे हम सरसों हो गया तो ये तिलहन है, तो सरसों जो है रबी फसल है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और जो भी जो है हमारा जो रबी फसल है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है, तो धान जो है खरीफ की फसल है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर पूछा है कि निम्न राज्यों में से किन में वन का सबसे अधिक विस्तार है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है केरल, बी में लिखा है कर्नाटक, सी में लिखा है मध्य प्रदेश, और डी में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि निम्न राज्यों में से किस में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें, और सारा प्रश्न को आप जवाब पहले खुद से दें, इसके बाद आप हमारे आंसर को देखें। ठीक है, देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। ऑप्शन ए में लिखा है वित्त आयोग, बी में लिखा है नीति आयोग, सी में लिखा है राज्य वित्त आयोग, और देखिए डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। तो नीति आयोग जो है नई योजना बनाई गई योजना आयोग को भंग करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग कब बना दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि 2015 में नीति आयोग बना। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है 5 जनवरी को, बी में लिखा है 5 जून को, और सी में लिखा है 5 अगस्त को, और डी में लिखा है 5 अप्रैल को। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस पे आपको हमेशा हम क्वालिटी वाला वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इसलिए अगर जो आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारत, बी में लिखा है जापान, सी में लिखा है चीन, और डी में लिखा है अमेरिका। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ। तो चीन में हुआ। ठीक है, मुद्रण का आविष्कार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि भारत में जो वोट देने की न्यूनतम आयु होता है वो क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है 16 वर्ष, बी में लिखा है 17 वर्ष, सी में लिखा हुआ है 18 वर्ष और डी में लिखा है 19 वर्ष। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, तो 18 वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आग लगना और बी में लिखा हुआ है बम विस्फोट और सी में लिखा है भूकंप और डी में लिखा है रासायनिक दुर्घटनाएं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो देखिए आग लगना जो है ये मानव जनित आपदा है। ठीक है, आज के बम विस्फोट जो है ये भी मानव जनित आपदा है, मगर जो भूकंप है दोस्तों ये प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए रासायनिक दुर्घटनाएं हैं ये भी जो है मानव जनित आपदा है। ठीक है, मगर भूकंप कैसा है आपदा, तो प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लोकतंत्र, बी में लिखा हुआ है राजतंत्र और सी में लिखा है सैनिक तंत्र और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो लोकतंत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लोकतंत्र से पहले क्या था, तो लोकतंत्र से पहले राजतंत्र था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है 13 अप्रैल 1919, बी में लिखा है 14 अप्रैल 1920 और सी में लिखा है 15 अप्रैल 1919 और सी में लिखा है 16 अप्रैल 1920। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसको आपको घोल कर पी जाना है। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है मोरारजी देसाई, बी में लिखा है नीतीश कुमार, सी में लिखा है जयप्रकाश नारायण और डी में लिखा है इंदिरा गांधी। तो आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। इसमें आपको बताना है कि बिहार में कितने ज़िले हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 32, बी में लिखा हुआ है 34 और सी में लिखा है 36 और डी में लिखा है 38। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि बिहार में कितने ज़िले हैं, तो बिहार में दोस्तों 38 ज़िले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। और दोस्तों यहाँ पे आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवा रहे हैं। सारा प्रश्न का आप जवाब पहले खुद से दे दीजिए और लास्ट में आप हमें ईमानदारी पूर्वक से कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा दोस्तों कि 30 में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है, अपनी तैयारी को जांचिए दोस्तों कि हमारा तैयारी का लेवल कैसा चल रहा है। इसी से आपको पता चलेगा कि हम कितना पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न में कहता है 22 नंबर प्रश्न में कि चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? बताइए इसका पहले आप आंसर। ठीक है, बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है पहला और बी में लिखा हुआ है दूसरा और सी में लिखा है तीसरा और डी में लिखा हुआ है चौथा। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो दूसरा स्थान है। ठीक है, चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये प्रश्न तो बउआ वाला प्रश्न है। इसका जवाब आप पहले खुद से दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वियतनाम और बी में लिखा है थाईलैंड और सी में लिखा है लाओस और डी में लिखा है कंबोडिया। तो आपको बताना है दोस्तों कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो सूर्यवर्मन
द्वितीय ने करवाए, आपको इसको याद रखना है। और अंकोर वट मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है, तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। आपको इसको भी साथ में याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राधाकांत ने, और बी में लिखा है राधा कृष्ण परमहंस ने यहाँ पे ने लिखा हुआ है परमहंस ने, ठीक है। और देखिए सी में लिखा है विवेकानंद ने, और डी में लिखा है दयानंद सरस्वती ने। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये प्रश्न में बताना है कि आर्य समाज की स्थापना की, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की दोस्तों, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर, गोल घर का निर्माण कब हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है 1757 में, बी में लिखा है 1764 में, सी में लिखा है 1786 में, और डी में लिखा है 1857 में। तो दोस्तों आपको बताना है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ, तो गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है इंग्लैंड, बी में लिखा है रूस, सी में लिखा है ऑस्ट्रिया, और डी में लिखा हुआ है परसा। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, तो ऑस्ट्रिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ उजला ग्रह, बी में लिखा है नीला ग्रह, सी में लिखा है पीला ग्रह, और डी में लिखा है लाल ग्रह। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर, प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ई में लिखा है चेक, और बी में लिखा हुआ है बैंक ड्राफ्ट, और देखिए सी में लिखा हुआ एटीएम कार्ड, और डी में लिखा हुआ है मिश्रित मुद्रा। तो आपको बताना है दोस्तों कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है तो एटीएम कार्ड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। बताइए दोस्तों, आप पहले खुद से आंसर बताइए, ऐसे काम ना चलेगा। ऑप्शन ई में लिखा है राजस्थान, बी में लिखा है बिहार, और सी में लिखा है असम, और डी में लिखा है उत्तर प्रदेश। बताइए इसका आंसर। पूछा गया आपसे कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। ये प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा है गोदावरी, बी में लिखा है नर्मदा, सी में लिखा है कावेरी, और डी में लिखा हुआ है सतलज। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएं, इसमें से कितना प्रश्न आप जवाब बिल्कुल सही दिए हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। और दोस्तों मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, 1 मिनट भी समय को आप बर्बाद नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके माता पिता आपसे बहुत आशा किए हुए हैं, बहुत उम्मीद किए हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।